हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, जीएस फैकल्टी एट विकिपीडिया। और आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अपने एमटीएस एग्जाम के लिए पॉलिटी सेक्शन का, ठीक है, पार्लियामेंट आपके लिए लेके आए हूँ। ठीक है, पहले हम सीरीज लेक्चर सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं, उसी कंटिन्यूएशन में पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया था, अब हम पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वी विल बी डीलिंग विद पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज। सबसे अच्छा वे होता है जीए सेक्शन को करने का, क्वेश्चंस के थ्रू आप अपना टॉपिक को कवर करें। ठीक है, विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, बट बिफोर दैट आपके लिए हम, ठीक है, आपके लिए हम पूरा का पूरा एमटीएस का कोर्स, फुल कोर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जो कि पहले 4545 का होता था उसके अंदर भी 50% ऑफ करके ऑलमोस्ट एक तरीके से फ्री ही दे रहे हैं आपको। 2500 के अंदर पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपको ऑनलाइन। ठीक है, राइट, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपकी जगह होता तो अभी के अभी सब्सक्राइब करता। सी, ओनली 2500 रुपीज़, 2500 रुपीज़ इज नथिंग, यू नो अबाउट इट। ठीक है, जिस जो आपको उसके बदले में जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसके कंपैरिजन में 2500 इज नथिंग। पूरा का पूरा एमटीएस कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको एसएससी के लिए, राइट। तो प्लीज काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू दिस ऑफर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ओके, बिकॉज लिमिटेड पीरियड के लिए ही है ये। ठीक है, लिमिटेड पीरियड के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा है आपको 45% ऑफ के ऊपर, ओनली ₹2500 फुल एमटीएस कोर्स। तो गो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू दिस कोर्स। ओके, और आपके लिए, ठीक है, आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट कर रखा है जिसका लिंक नीचे बायो में आपके लिए हमने छोड़ दिया, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी क्वेरीज, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड, एनीथिंग यू कैन आस्क अस ओवर देयर। नीचे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है उसका। लिंक ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को, आपकी सारी की सारी क्वेरीज रिजॉल्व करी जाएंगी वहां पर। बायो के अंदर उसका लिंक छोड़ दिया गया है आपके लिए। वो तो आप अभी के अभी मेरे हिसाब से वीडियो को पॉज करना चाहिए और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लिंक को ज्वाइन कर लेना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप। आपकी सारी क्वेरीज वहाँ पे रिजॉल्व कर दी जाएंगी, राइट, रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। ओके, ये सब आपके एग्जाम को इजी करने के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं, उसी के लिए हमने ये सब कुछ लॉन्च करे जा रहे हैं, उसी के लिए आपकी फैसिलिटीज अवेल की जा रही है आपके लिए, राइट। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रैब करें और फटाफट एक्शन लें। ओके, इट इज टाइम फॉर एक्शन नाउ। ओके, चलो, विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं हमारी ड्रिल को। आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है। बट आई विल कंटिन्यू, मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगा, राइट। दैट इज द बेस्ट वे टू डू द क्वेश्चंस। हमें हमेशा अपनी वीडियो में बताता है इस चीज को, और आज उस चीज को आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, चलो, विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम पार्लियामेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच में क्या मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है, राइट। ऑप्शंस आर ए 3 months, बी 4 months, सी 6 months और डी 9 months। पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन प्ले द वीडियो, देन कंटिन्यू। ओके, वीडियो पॉज करें, खुद ट्राई करें और फिर कंटिन्यू करें। ठीक है, चलो अब आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 6 months। सी, एज सच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एज सच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में ये दो सेशंस के बीच में, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, मैक्सिमम 6 months गैप। मतलब एक सेशन होने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने तक दूसरा सेशन नहीं हो सकता, लेकिन 6 महीने के बाद आपको दूसरा सेशन करवाना ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर जो कन्वेंशन है, हाउ मेनी सेशंस आर देयर? 3 सेशंस। अभी अपने यहाँ पर 3 सेशंस है, ठीक है, 3 सेशंस आर फॉलोड। ठीक है, एक बजट सेशन, बजट सेशन, ठीक है, देन मॉनसून सेशन एंड देन विंटर सेशन। ठीक है, ये 3 हमारे यहाँ पर अभी एज सच कन्वेंशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 सेशन मैंडेटरी हैं, 3 एज सच मैंडेटरी नहीं है। 2 इन द सेंस कि अगर 6-6 महीने के गैप पे आपको 6 महीने के बाद दूसरा सेशन कनेक्ट करवाना ही करवाना है, तो 1 साल के अंदर कम से कम 2 सेशन तो करवाने ही पड़ेंगे ना। 12 महीने होते हैं, तो हर एक 6 महीने के बाद एक सेशन, फिर 6 महीने का दूसरा सेशन। तो मैंडेटरी कितना होगा? एक तरीके से 2 सेशन, बट हमारे यहाँ होते कितने हैं? 3 सेशन। ओके, तो अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी इस टाइम, इस महीने में कौन सा सेशन पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है।
ठीक है, इन तीनों में से बजट, मॉनसून और विंटर सेशन में से पार्लियामेंट के अंदर इस टाइम कौन सा सेशन चल रहा होगा, ये आप सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, चलो विद दिस लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हाउ आर द लेजिस्लेटिव एक्सेस, हाउ आर द लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली चेक। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्टली ना पूछ के आपसे थोड़ा अच्छे तरीके से पूछा होगा इसे। ओके, ऑप्शंस आर इंटरवेंशन फ्रॉम प्रेसिडेंट और गवर्नर, बी नो कॉन्फिडेंस मोशन, सी जुडिशियल रिव्यू और डी जनरल इलेक्शंस। पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ। ठीक है, आई विल कंटिन्यू। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे जो ये थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ आर द लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली चेक्ड। ये बेसिकली पूछ रहा है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की जो पावर है उस पर कंट्रोल कैसे रखा जाता है। आई बात समझ, ये आपसे ये पूछ रहा है, बिकॉज अब यहाँ पर जो वर्ड है लेजिस्लेटिव एक्सेसेस, इसका क्या मीनिंग हुआ। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, जो स्टेट आपकी असेंबलीज है ना, क्या काम होता है, व्हाट आर दीज, दीज आर लेजिस्लेटर्स। ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर लेजिस्लेटर्स। और लेजिस्लेचर का क्या मतलब, क्या होता है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है टू लेजिस्लेट, टू लेजिस्लेट। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक लॉ। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज की पावर के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाता है। लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज का मतलब है कि वो अपनी पावर को ज्यादा एक्सीड ना कर पाए, अननेसेसरीली उसका मिसयूज ना कर पाए। ये कैसे इंश्योर किया जाता है, इंश्योर का पावर का मिसयूज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई लॉ तो नहीं बना रहे वो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन प्रोवाइडेड है उसके बाहर से कोई लॉ तो नहीं बना रहे वो। आई बात समझ में, तो ये मिसयूज होता है, इसका मतलब है लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वो चीज चेक कैसे होती है, उसको कंट्रोल में कैसे रखा जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं विद दिस अंडरस्टैंडिंग। नाउ चेक द आंसर ऑप्शन। फर्स्ट, इंटरवेंशन फ्रॉम प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, देखते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशंस, ओके। जुडिशियल रिव्यू और जनरल इलेक्शंस। तो इसका आंसर होगा सी, जुडिशियल रिव्यू। एक सेकंड, एक सेकंड। इसका आंसर होगा सी, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसका आंसर जुडिशियल रिव्यू, गलती से ऑप्शन में यहाँ पे बी लिखा हुआ है, आंसर होगा इसका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कैसे, जुडिशरी ही जो है ना आपकी, बेसिकली जुडिशरी है वो ही पार्लियामेंट वो इंश्योर करती है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जो जुडिशरी है अपनी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, बेसिकली वो ये चेक करते हैं कि भाई जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट और असेंबलीज है, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो कुछ नहीं बना रहे। जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनके एक्ट्स है, जो भी वो काम क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है उसके बाहर से तो कुछ नहीं बना रहे। आई बस एक तरीके से मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो जुडिशरी है वो काम करती है, वो इंश्योर करती है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट और हमारे एग्जीक्यूटिव को, बेसिकली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को, कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर से तो कुछ नहीं कर रहे। बिकॉज दैट इज द रीजन जुडिशरी को फंड गारंटियर और प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसीलिए। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू थ्रू जुडिशरी। तो जुडिशरी ये इंश्योर करती है, जुडिशरी ही इंश्योर करती है कि पार्लियामेंट और असेंबलीज अपनी तरी हद मतलब अपने लिमिट में रह के काम करे, जो उनका काम है वही कर रहे हैं, उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे। आई बात समझ, जो भी लॉ बनाया जा रहा है पार्लियामेंट और असेंबलीज के थ्रू, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाहर तो नहीं है कहीं। ठीक है, इन दैट वे, दैट इज द रीजन इसका आंसर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू। ओके, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बट इजी है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट के जो मेंबर भी नहीं है लेकिन तब भी उनको एड्रेस करने का राइट है, कौन से इनमें से ऐसे, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बंदा है या कौन से ऐसे पर्सनैलिटी है या ऑफिशियल है जिनको पार्लियामेंट के मेंबर ना होते हुए भी पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस करने का, पार्लियामेंट की मीटिंग अटेंड करने का राइट है। आई बात समझ में। तो ऑप्शन क्या है आपके, ए अटॉर्नी जनरल, बी सॉलिसिटर जनरल, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं
ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या चीज है, अंडर आर्टिकल 76, अंडर आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल एक तरीके से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल लॉयर है, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं केसेस में। तो जडिशरी के आगे कहीं भी वो कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। और उनको उनके पास प्रिविलेज होते हैं, उनके पास पार्लियामेंट मेंबर होने के सारे प्रिविलेजेस होते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ वोट नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट की मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं, उसको एड्रेस भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर भी हो सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। वो दे ही हैज द राइट टू स्पीक बट नॉट वोट। इसकी बात कर रहा हूं मैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कौन से क्या आंसर होगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट टू एड्रेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट में जरूर लिख दें कि आपको अगर कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दें। आई बात समझ में, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। ओके, next question. In order to be recognized as an official opposition group in the parliament, how many seats should it have? Important question है ये, आपसे पूछ रहा है बेसिकली कि अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर एक तो मेजोरिटी पार्टी होगी और दूसरी से सामने अपोजिशन भी होती है। ये आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि किसी पार्टी को अपोजिशन के लाने के लिए मिनिमम कितनी सीट्स पार्लियामेंट के अंदर चाहिए होंगी, कितनी सीट्स उनको एटलीस्ट उनके पास होनी चाहिए उस पार्टी के पास। ओके, तो ऑप्शन है इसका ए 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, बी 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, सी 1/6 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और डी 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी 1/10। तो अगर किसी पार्टी को अपोजिशन पार्टी अपने आप को कहलाना है तो उसके लिए उसको मिनिमम, डी आंसर डी, मिनिमम 1/10 ऑफ सीट्स, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ की 1/10 ऑफ सीट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी लोकसभा की बात करें तो इस टाइम 543 जो अलॉटेड सीट्स हैं, 543 सीट्स हैं, तो 543 का 10% 54.3, मतलब मिनिमम 55 नंबर 55 सीट्स अगर किसी पार्टी के पास होंगी तो उसको हम अपोजिशन कहेंगे। एज सच इस टाइम 55 सीट्स किसी के पास नहीं, तो बीजेपी के पास मेजोरिटी पार्टी है, लेकिन उसके अगेंस्ट किसी के पास भी एज सच 55 सीट्स प्रेजेंटली नहीं है, बट फिर भी हम कांग्रेस को अपोजिशन पार्टी बोल दिया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स कंपेरेटिवली उसी के पास है। बट ऑफिशियली लेजिटिमेटली अगर किसी को अपोजिशन पार्टी के लाना है तो 1/10 ऑफ सीट चाहिए ही चाहिए। आई बात समझ में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनरी कैन बी इनवाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट? अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छे से कर रहे हो तो आपको इसका आंसर जरूर पता लग जाएगा, ठीक है। विच फंक्शनरी कैन बी इनवाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन? ओके, ऑप्शंस है अटॉर्नी जनरल, सी चीफ जस्टिस, बी चीफ जस्टिस, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और डी कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या आंसर होगा इसका, अभी थोड़ी देर पहले भी करा है, इसका आंसर होगा ए अटॉर्नी जनरल। अभी बताया मैंने कि अटॉर्नी जनरल के पास पावर होती है मीटिंग अटेंड करने की, ही हैज द राइट टू स्पीक पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह, बट सिर्फ वोट नहीं कर सकते। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका, ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलो आंसर ए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शंस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शंस दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के लिए इलेक्शन अलग होते हैं, राज्यसभा के लिए इलेक्शन अलग होते हैं, बट हमारे क्वेश्चन है बेसिकली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो मिनिमम एज चाहिए होगी दोनों में से किसमें भी, वो वाली एज होगी। आई बात समझ में, तो ऑप्शन क्या है, ए 18 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 25 ईयर्स एंड डी 26 ईयर्स, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी 25 ईयर्स। सी, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, लोकसभा के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए होती है, 25 ईयर्स। अगर बंदे को 25 साल का होना पड़ेगा अगर उसको लोकसभा के इलेक्शंस में खड़ा होना है, तो अगर उसकी उम्र, उसकी एज, अगर इफ अ पर्सन है इज ऑफ लेसर एज देन 25 ईयर्स, 25 साल से कम है, तो वो लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, ठीक है। और राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए होती है, राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए होती है, 30 ईयर्स, ये 5 साल ज्यादा चाहिए होती है। राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 ईयर्स की एज बंदे की होनी चाहिए। तो अगर पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करो तो मिनिमम 25 साल तो होना ही चाहिए अगर लोकसभा के लिए भी खड़े हो। आई बात समझ में, यस और नो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 25 ईयर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई वुड से रेदर वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट इफ दे में आस्क तो आपको इनको भी टैकल करना आना चाहिए। और बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो नहीं होता, राइट। तो पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। इट इज ए, इट इज द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया, ओके, देखते हैं। बी, इट इज ऑल्सो कंप्राइज ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, इट इज बाइकैमरल इन नेचर, it is by, and D, it is the upper house of the parliament is never dissolved, okay। सी, ये सारे के सारे फीचर्स जरूर है हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम यूनियन लेजिस्लेचर भी है, बिल्कुल है। इसके अंदर प्रेसिडेंट भी कंप्राइज होता है, बिल्कुल। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीन बॉडी से मिलकर बना पार्लियामेंट। ठीक है, इट इज बाई कैमरल, यस, हमारे यहाँ पे बाई कैमरल का मतलब होता है दो हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउस का मतलब होता है बाई कैमरल होना, वो भी हमारा पार्लियामेंट्री फीचर है। डी, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नेवर डिसॉल्व, ये भी सही है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, वो एक परमानेंट हाउस है। वो जो 6 साल जो लाइफ होती है वो मेंबर्स की लाइफ है, हाउस की नहीं। मतलब 6 साल के बाद ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिक इलेक्शन होंगे जैसे लोकसभा के अंदर होता है। 5 साल उसकी लाइफ फिक्स है, 5 साल के बाद अगर इलेक्शन नहीं हुए तो हाउस डिसॉल्व हो जाता है। या उसके बाद आई बात समझ में। ये सारे के सारे फीचर जरूर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है इसमें से इंडियन पार्लियामेंट का, आई बात समझ, आपको वो चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट। आंसर विल बी बी, वाई। ठीक है, वाई, बिकॉज प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट का पार्ट होने का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट कौन है, एग्जीक्यूटिव। इससे क्या पता लगता है कि एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो, या फिर पार्लियामेंट भी बोल सकते हो आप, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो उससे क्या होगा, उससे ये पता लगेगा कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके पार्ट है, उससे ही बने हैं, अलग नहीं है, सेपरेशन नहीं है उनका। पार्लियामेंट्री सिस्टम की यही स्पेशलिटी होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अपोजिट में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। तो अगर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, टुवर्ड पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पीपल, लोगों को, हमें। आई बात समझ में। दैट इज द रीजन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इनमें से ये बनता है। बाकी सारे भी फीचर्स इसी के इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, इट ऑल्सो कंप्राइज ऑफ द प्रेसिडेंट। आई बात समझ में। अगर आपको कमेंट अभी भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आपको ये चीज अगर कोई भी किसी क्वेश्चन में भी डाउट है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, आपको वहां पे आंसर कर दिया जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों ये वाला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट था, फीचर है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का। बिकॉज इससे पता लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। और इससे क्या होगा, अगर कोई चीज उसी का पार्ट है, उसी से मिलके बना है, तो उसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सेपरेट नहीं होगा। यूएस के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वो उनकी पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता, उसका सेपरेट सिस्टम होता है एकदम। आई बस, तो इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते इतने, बहुत ही सेपरेशन ऑफ पावर चलती है वहां पे, हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। जबकि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाब देना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव कोई भी काम करे, मोदी जी पीएम जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो कोई भी काम करेंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। आई बात समझ में, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन बट येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, कई बार पूछा हुआ है एमटीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन में ना, कई बार पूछा हुआ है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे ऑलमोस्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ओके, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, ऑप्शन ए डाइट, बी डेल, सी युआन एंड डी शोर। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए डाइट। जापान की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, डाइट बोला जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स अ डेली एज वेल एज अ पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। किसने बोला था ये, किसने बोला था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो डेली और एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट बताता है, मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखना, उनसे जवाब मांगना, उनको असेसमेंट करनी उनकी। बताया था ना अभी पिछले क्वेश्चन में कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको जवाब देना पड़ता है, और पार्लियामेंट यही करता है, असेस करता है,
कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। दिस इज व्हाट पार्लियामेंट्री सिस्टम इज। ठीक है, और ये बात किसने बोली थी, ये स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर होगा इसका? द आंसर विल बी ए, बी आर अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर जी ने तो जो बोल दिया वो सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने जो बोल दिया वो इंपॉर्टेंट होता है, आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो किसने बोला? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को क्या और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न मनु भी कहा जाता है इनको। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बी आर अम्बेडकर। इनके बारे में तो हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ आता है और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द पार्लियामेंट? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है? ऑल्दो अब ये प्रोविजन नहीं है, एज सच कोई भी एंग्लो इंडियन मेंबर अब नॉमिनेट नहीं होता, बट पहले था। ठीक है, तो मे बी आपसे पूछा जाए, इसीलिए आपसे क्वेश्चन मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बी, 2। ऐसा 2 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन कमेटी के टू द पार्लियामेंट, और स्टेट असेंबली के अंदर गवर्नर 1। ठीक है, बट एज सच अभी ना 2 वाला प्रोविजन है और ना स्टेट असेंबली वाला प्रोविजन है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द आंसर इज बी। ओके, चाइनीज पार्लियामेंट, पहले जापानीज पार्लियामेंट देखी थी हमने डाइट, अब पूछा हुआ चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज, चाइना की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आर ए नेशनल पीपल्स कांग्रेस, बी नेशनल असेंबली, सी नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना और डी हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चाइना और ई नन ऑफ द अबव। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, आई विल कंटिन्यू। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who can initiate impeachment proceedings against the president of India? Very important question, very important question। प्रेसिडेंट की impeachment का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे फर्दर लेक्चर्स में इसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, आगे फर्दर लेक्चर्स में प्रेसिडेंट के रिलेटेड भी काफी सारे एमसीक्यूज में आपके आगे लेके आऊंगा, तब पूरा का पूरा impeachment प्रोसेस आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, बट अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, ए ओनली लोकसभा, बी ओनली राज्यसभा, सी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और डी एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सी, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब प्रेसिडेंट की जो रिमूवल का प्रोसीजर है, इसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। इट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी हाउस के अंदर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में हो सकता है या सिर्फ राज्यसभा में हो सकता है, किसी भी हाउस में स्टार्ट कर सकते हैं, और दोनों हाउस के अंदर पास होना जरूरी होता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को आगे प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में करेंगे, जब प्रेसिडेंट के एमसीक्यूज लेके आऊंगा तब वो अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि इंपीचमेंट के अंदर क्या होगा कि दोनों हाउस की पास कराना जरूरी होता है, और किसी भी हाउस में इनिशिएट करा सकते हैं। इंपीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, प्रेसिडेंट को हटाना, और ये वर्ड सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया। आई बात समझ में? तो आंसर क्या होगा? इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट का प्रोसेस दोनों हाउस में से किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है। हाउस मतलब लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, ओके, चलो आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेंडिचर to be incurred by the government and the revenue to be collected by way of taxes approved must be approved by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Okay, the charge of impeachment against the president of India can be brought about by any house of the parliament. See, अभी करा वैसे ये, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई वुड से। ठीक है, ठीक है, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, आई विल कंटिन्यू। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस करेक्शन विल बी, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते हैं। द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्सेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग, ओनली लोकसभा। ठीक है, ये क्या बेसिकली कुछ नहीं कह रहा है, आपसे बजट की बात करी हुई है कि जो बजट होता है, ठीक है, बजट या फिर मनी बिल भी है। ठीक है, मनी बिल, उसको कौन पास करता है? बजट इज ऑल्सो मनी बिल। ठीक है, बजट के अंदर 2 बिल होते हैं, फाइनेंस बिल, ठीक है, और अप्रोप्रिएशन बिल। वो दोनों के दोनों क्या है? मनी बिल्स ही हैं। ठीक है, तो जो भी टैक्स वाला पैसा है, इस टाइप का पैसा होता है, ठीक है, उसको अप्रूव कराने के लिए, स्पेशली बजट को अप्रूव कराने के लिए सिर्फ लोकसभा से पास कराना पड़ता है। राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं होती, सिर्फ 14 डेज के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। ये आगे फर्दर लेक्चर्स में इस चीज पे भी आएंगे। ठीक है, बट अभी के लिए क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पास करता है बजट। आगे बात समझ में? राज्यसभा का ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता,
वो सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के लिए उसको होल्ड कर सकता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द चार्ज ऑफ इंपीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एनी हाउस। यस, अभी देखा है, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि इंपीचमेंट किसी भी हाउस में स्टार्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ओनली टू, बी। पहली स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, बिकॉज ऐसा जो भी पैसा होता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकलता है, ठीक है, जिसके अंदर मान लो बजट की बात हो रही है, बजट अगर पास कराना होता है सिर्फ लोकसभा के पावर होती है। ठीक है, आई बात समझ में? आंसर होगा इसका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर्स टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। क्लियर है? अब ये पूछ रहा है आपसे ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी होती हैं? देखो, दो टाइप की सर्विसेज होती हैं, एक होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, के अंदर आता है आपका आईएएस, फॉर एग्जांपल आईएएस आएगा, आईपीएस आएगा, ठीक है, आईएफएस भी आता है, फॉरेस्ट सर्विस आई मीन। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया सर्विस के अंदर क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रोल होता है, पर मेजोरिटी कंट्रोल सेंटर के पास रहता है, बट स्टेट के पास भी कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। ठीक है, और एक होती है सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज क्या होती हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा सेंटर का कंट्रोल होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, फुल कंट्रोल, लाइक आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, विच इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सर्विसेज आई मीन। आई बस समझो, एसएससी के थ्रू भी जो जॉब्स लगेंगी वो कौन सी होंगी, सेंट्रल सर्विसेज ही होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है पूरा पूरा उसके ऊपर भी। आई बात समझ में? बट यहाँ पर आपसे सिंपली क्या पूछा हुआ है कि अगर ये जो ऑल इंडिया सर्विस है, अगर ये नई क्रिएट करनी होगी तो किसके पास पावर होती है इसकी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ए पार्लियामेंट, बी यूपीएससी, सी यूनियन कैबिनेट, और डी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रांट्स एंड पेंशंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, पार्लियामेंट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 312, अंडर आर्टिकल 312, 312 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो उसके लिए राज्यसभा, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा। ठीक है, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है विच इज अप्रूव्ड बाय लोकसभा, उसको फिर लोकसभा अप्रूवल दे देता है और न्यू ऑल इंडिया सर्विस बन जाती है। बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर भी राज्यसभा का ज्यादा पावर है। अंडर आर्टिकल 312 अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा तो ही लोकसभा इसको बना सकता है, लोकसभा रेजोल्यूशन अप्रूव पास नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का पावर है। तो अगर पार्लियामेंट की जगह यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा भी ऑप्शन होता तो आप राज्यसभा को चूज करते। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दी आंसर है पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए लोकसभा ओनली, बी लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, सी राज्यसभा एंड लोकसभा, डी प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, इसका आंसर देने से पहले, ठीक है, हमें क्या लगता है कि पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ दो हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। बट बट अगर आप अंडर आर्टिकल 79 भी देखो तो आर्टिकल 79 के अंदर क्या लिखा हुआ है, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, दो नहीं होते, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है अभी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते आगे प्रेसिडेंट के वाले क्वेश्चन में तब अच्छे से करेंगे। बट अभी के लिए पार्लियामेंट के अंदर तीन चीजों, पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ थ्री थिंग्स, तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड नॉट जस्ट राज्यसभा एंड लोकसभा। आई बात समझ में? पार्लियामेंट के मतलब तीन चीजें, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। क्लियर है? ओके, डी आर्टिकल 79। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, sovereignty of Indian Parliament is restricted by, sovereignty of Indian Parliament is restricted by, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने वैसे पहले भी करा है अभी, उसी को बस घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू, सी लीडर ऑफ द अपोजिशन, डी पावर ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है कि पार्लियामेंट की पावर पे कंट्रोल कैसे कंट्रोल रखा जाता है, कि पार्लियामेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे, वो कौन कैसे कंट्रोल होता है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। हमने पहले देख लिया ये कि कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल रखता है इसके ऊपर। आई बात समझ में? वो इंश्योर करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बाहर ना जाए। क्लियर है? ओके, विद दिस, ठीक है, विद दिस आवर लेक्चर इज ओवर, आवर क्वेश्चन इज ओवर। बट आपके लिए मैं एक और अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है।
जस्ट अ सेक। ओके, ठीक। आपके लिए अभी पेडिया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है, आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज। वो क्या चीज़ है? माइक्रो कोर्स। अगर मान लो आपका पूरा का पूरा कोर्स परचेज नहीं करना, आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ही समझना है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर करना है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है कि सिर्फ आप उसी के लिए पे करो। ठीक है, वो आपके लिए छोटे छोटे कोर्स बना रखे हैं हमने। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स अवेल करने की जरूरत नहीं है इफ यू नीड दैट। ठीक है, अगर आपको पूरा कोर्स सब्सक्राइब करना है तो वो भी हम आपके लिए ऑप्शन लेके आए हैं। और आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक समझना है, पूरा कोर्स सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन अवेल कर रखे हैं हमने। ठीक है, अब माइक्रो कोर्स को एक्सेस कैसे करना है, लेट मी शो यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू अबीपीडिया। गो टू अबीपीडिया। ओके, देन चूज एग्जाम। सी हेयर एमटीएस एग्जाम। ठीक है, अपना एमटीएस एग्जाम है, एमटीएस चूज करें। ठीक है, देन स्क्रॉल डाउन, सी माइक्रोवर्स ओवर हेयर। ठीक है, माइक्रोवर्स पे जाएंगे। ओके, नाउ सी हेयर, यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन गो डाउन। ठीक है, आपको जोन सा भी कोर्स चाहिए, लेट से अपने स्टैटिक जीके के अंदर चलते हैं हम। ठीक है, लेट सी स्टैटिक जीके। ओके, सी हेयर जनरल स्टडीज, सी ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, सी जस्ट ₹450। आपको पूरे 450 के अंदर सारा का सारा लेक्चर मिल जाएंगे पॉलिटी के। ठीक है, बहुत आपके लिए इजी, आपके लिए अफोर्डेबल करने के लिए कि आप पूरा पूरा कोर्स परचेज ना करें, आपके लिए ही ऑप्शन लेके आए हैं। ठीक है, विद दिस, अगर मैं आपकी जगह होता तो अभी के भी सब्सक्राइब करता, जो भी मेरे को नीड होती। Okay, with this, I wish you all a very good luck and we will meet in the future lectures. And I wish you all a very nice, happy and nice day. Thank you.